हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। हालांकि हरियाणा के अंदर एक कैंडिडेट जो एग्जाम की तैयारी करता है उसका डिस्ट्रैक्शन से बच पाना बहुत मुश्किल है। आज जो 56-57 से जुड़े हुए जितने भी केस थे या सीईटी सी ग्रुप से जितने भी जुड़े हुए केस थे, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स जो इससे जुड़े हैं या फिर उनकी फैमिली जो इससे नहीं जुड़े, सभी को यह था कि आज मैटर की फाइनल जजमेंट आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो उनको ऐसा क्यों लगता है या कैंडिडेट इस इतने पैनिक क्यों होते हैं, इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, उनको कुछ अश्योरेंस दे देते हैं कि आज मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि अब नेक्स्ट डेट मिली है 6 तारीख को, 6 मार्च को। तो अभी भी कैंडिडेट को यह लग रहा है कि 6 मार्च को मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो मैटर ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होता है। दलीलें दी जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स रखे जाते हैं। अगर उनपे जो रिस्पेक्टेड जज है उसको लगता है फैक्ट्स वेरीफाई हो रहे हैं, या फिर जो पार्टी है ये टाइम मांगती है कि उसके पास और फैक्ट्स हैं लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कोर्ट की जजमेंट को। तो एकदम कोई डेट डिसाइड हो जाना कि उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा, ये कहना गलत है, इलॉजिकल है। तो आपको एक तो इस चीज में नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ोगे तो थोड़े से रिलैक्स रहोगे। अगर अब भी ये माइंडसेट लेके चलोगे कि 6 तारीख को सारा मैटर का सोल्व हो जाएगा, तो अब भी आप गलती कर रहे हो, आप पैनिक ही रहोगे इन सब चीजों में। तो सबसे पहले है कि आपको इस चीज से अवॉइड करना है कि मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और कौन से फैक्ट्स कितने स्ट्रांग रहे और क्या उसका इंप्लीकेशन हो सकता है। पहली बात मैंने आपको बताई, ये चीज आपको पैनिक होने से बचाएगी। अभी भी आपको ये चीज लेके नहीं चलनी कि 6 को सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो सकता है कोई और टाइम मांग ले, अपोजिशन टाइम मांग ले या फिर कमीशन टाइम मांग ले, तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबसे पहला है कि आपको ये चीज लेके नहीं चलनी है। अगर आप ये चीज लेके चलोगे तो आप खुद ही माइंड में प्रिपेयर्ड होगे कि आज रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या अगेंस्ट में आएगा, तो आपको उस दिन जाके प्रॉब्लम ही होगी, तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे। आज कोर्ट में क्या हुआ, देखो एक चीज होती है, कोर्ट का होता है रोस्टर। आज जो भी जज थे जिन्होंने आज की जो हियरिंग सुनवाई की थी, अगर यही इन्हीं के पास अगली डेट में भी ये केस रहता है तो मतलब चीजें और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर रोस्टर चेंज हो जाता है, किसी और जज के पास ये केस आ जाता है, तो मे भी उसके एटीट्यूड के हिसाब से चीजें अदर डायरेक्शन में बढ़े। तो सबसे पहला जो मैटर क्या हुआ था कोर्ट के अंदर, देखो सुनवाई होती है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भाई 41 मार्क्स की वजह से कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं, आज तो डिस्कशन 41 पॉइंट्स का, जो 41 मार्क्स थे उनका डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि हर पॉइंट पे डिस्कशन बढ़ता जाता है। अगर आर्ग्यूमेंट चल रहा है अभी 5 मार्क्स पे, तो ये नहीं है कि अदर जो अपोजिशन पार्टी है या कोई भी पार्टी ये बोल दे कि 41 मार्क्स भी रिपीट है एक पॉइंट पे, उसके बाद अगले पॉइंट पे, ऐसे डिस्कशन चलते हैं। तो सबसे पहला जो मैटर था कोर्ट के अंदर जिस पर डिस्कशन हुई वो ये था 5 मार्क्स किनको, ईएसएम को। ठीक है, तो भाई 5 मार्क्स ईएसएम को कैसे दे दिए हैं? हालांकि कमीशन ने अपना पॉइंट रखा, लेकिन वो पॉइंट इतना स्ट्रांग नहीं था। जो अपोजिशन के पास थे काफी स्ट्रांग पॉइंट्स थे, और जज ने भी यही पूछा कि जो ईएसएम है वो एक टाइम पे तो जॉब पे थे, और जैसा कि पॉलिसी में है अगर कोई भी कैंडिडेट, आप भी खुद अगर इन फ्यूचर जॉब लग के रिजाइन भी दे देते हैं ना, तब भी आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये पॉलिसी का मैटर है। अगर किसी का कैंडिडेट है वो पहले लग गया बाद में लग गया, कैसे भी लगे, अगर उसके पास जॉब है तो उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने ईएसएम को 5 मार्क्स कैसे दे दिए? तो ये भी काफी गर्म मुद्दा था कि 5 मार्क्स ईएसएम को आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ईएसएम डीएसएम का जो केस है वो अलग केस है। ये दूसरा मैटर ये था जो 5 मार्क्स को लेके ही था कि ये वेरीफाई किए गए हैं पीपीपी से। तो जज ने ये बोला था कि आप जो पीपीपी है उससे आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। हालांकि जो पीपीपी है उसमें खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो एक ऑलरेडी ऐसा पोर्टल जिसमें खुद लूप होल्स है, उससे आप 5 मार्क्स कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? और तीसरा पॉइंट ये थे कि जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं उन पे ज्यादा हीटेड डिबेट थी कि भाई 5 मार्क्स अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये इट्स जस्ट ए पॉलिटिकल स्टेप। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल स्टेप है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप उनको 5 मार्क्स क्यों दे रहे हैं? ये मेरिट को भी साइडलाइन करता है। तो ये सारी चीजें थी।
अगर आज की जजमेंट के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हो सकता है 5 मार्क्स पे आगे जाके चीजें हो कि 5 मार्क्स में भी हट भी सकते हैं। अभी इस कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ा सा हार्श, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 5 मार्क्स हटेंगे। अगर यही बेंच, इसी जजमेंट, जो जितने भी जजेस हैं इन पे इन्हीं रोस्टर में आता है तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी। बट एक चीज देखने की, अगर ये सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हटते हैं, लेट अस सपोज हटते हैं, तो जब से ये पॉलिसी लागू है 2015-16 में, जब से ये पॉलिसी लागू हुई है सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की, तो क्या ये तब से हटेंगे? मतलब क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा? रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन क्या होता है कि आज जैसे कि 2023 है, ठीक है, फैब, आज 2023 फैब है, तो क्या ये आज से अप्लाई होंगे या ये रेट्रोस्पेक्टिव है? मतलब जो ये 5 मार्क्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हैं, इसकी जो कंफ्यूजन, इस चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ये सिर्फ 56-57 पे नहीं, बाकी जो ग्रुप्स है उसमें भी क्रिएट करेगी। यानी जो ग्रुप बच गए हैं, जिसमें 4 गुना से ज्यादा, जितने भी ग्रुप्स हैं जिसमें 4 गुना से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, उनमें सभी में ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर ऐसा होता है तो मतलब, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि रिवाइज रिजल्ट ही करना पड़ेगा। 2015-16 के बाद जितने भी वैकेंसीज हुई हैं उसमें कैंडिडेट्स को मिले, तो क्या ये तब से रेट्रोस्पेक्टिव मेजर होगा या फिर ये इसी करंट ईयर यहां से ये आगे की तरफ लागू होंगे? तो ये चीज भी देखने की है। तो ये तो है 5 मार्क्स में। तो एक इस पॉइंट पे भी डिस्कशन हुआ था कि रिवाइज रिजल्ट पे, रिवाइज रिजल्ट, कि आपने जब सीईटी परी हुआ था उसके अंदर भी काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फॉल्स क्लेम किया है 5 मार्क्स को। जो कमीशन के पास या अपोजिशन के पास ये डाटा था कि 10 से 12,000 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने फॉल्स क्लेम कर रखा है। और जब तक आप रिजल्ट रिवाइज नहीं कर देते तो वो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी? मतलब फॉल्स कैंडिडेट इसमें इन हो गए हैं। तो रिवाइज रिजल्ट बिना किए आपने मेंस एग्जाम ले लिया है, ठीक है। मेंस एग्जाम कैसे ले लिया, इस पे भी क्वेश्चंस थे। अगर इसी डायरेक्शन में चीजें आगे बढ़ती हैं कि आपने बिना रिजल्ट रिवाइज किए मेंस एग्जाम ले लिया, मतलब जो फॉल्स कैंडिडेट थे 10 से 12,000, उनके साथ ही आपने मेंस एग्जाम ले लिया, तो मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको तो मौका ही नहीं मिला। तो इस पॉइंट पे ये चीजें आगे कैंसिल होती दिख रही हैं अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी कमीशन ने टाइम लिया है अपना डाटा जुटाने के लिए, अपने जो पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर कमीशन के पास वो डाटा आ जाता है तो हो सकता है इसकी डायरेक्शन बदल जाए। तो ये चीजें थी। और 5 मार्क्स को लेके भी यहां तक ये फैक्ट्स थे, ये फैक्ट्स उठाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा देखो टीजीटी पे कोई बहस नहीं हुई या फिर 41 मार्क्स पे कोई बहस नहीं हुई है। ये सारी की सारी चीजें नेक्स्ट ईयरिंग में देखो कहां से स्टार्ट होगी और कैसे चीजें निकल के आती हैं। तो इन द एंड मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि इस चीज पे, इस कंक्लूजन पे नहीं जाना आपको कि 6 तारीख को भी सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, ठीक है। ये चीजें कोर्ट ज्यूरिडिक्शन के अंदर है, फैक्ट्स पे लेके बहस होती है, किसका फैक्ट स्ट्रॉन्ग है, या फिर अपोजिशन पार्टी या फिर कोई भी कमीशन के पास कोई और फैक्ट्स नहीं आ जाते तो उस टाइम रियल जजमेंट है, जो जज है, जो माननीय हाईकोर्ट है, वो सुना सकती है, अपना डिसीजन दे सकती है, या फिर अपना डिसीजन रिजर्व रख सकती है, या फिर थोड़ा सा टाइम दे सकती है अपोजिशन को या फिर कमीशन को कि ठीक है आपको थोड़ा सा टाइम और मिलता, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं जो भी आपके पास है, ठीक है। ये सारी चीजें थी और ये सारी चीजें इन द प्रोसेस, इन द डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई 6 को ही सारा का सारा फाइनल हो जाएगा। तो देखने वाली चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेजर कंफ्यूजन है वो कैंडिडेट के अंदर ये है कि इस डेट को सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। तो आपने इस दुविधा में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप एक सेंट्रल एग्जाम पकड़ लें। हरियाणा के अंदर तो आपको पता है ये सब चीजें चल रही हैं, आगे कोई और एग्जाम नहीं होगा। जितने भी कॉमर्स के कैंडिडेट हैं अगर उसमें 4 टाइम से ज्यादा है, हालांकि 4 टाइम से ज्यादा ही है, लेकिन अगर 4 टाइम से काफी ज्यादा कैंडिडेट हैं तो उनका एग्जाम आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। मे बी इन फ्यूचर 6 के बाद, 6 को जो भी डेवलपमेंट निकल के आएगी उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। बट आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, एक सेंट्रल एग्जाम लेके उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कैरी करें, क्योंकि आपको एक फोकस्ड होकर ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर किसी ने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स, एमए, एमकॉम, एमएससी, तो वो नेट का एग्जाम पकड़ ले, ठीक है। नेट में भी पेपर 1 पेपर 2 होता है।
पेपर 1 में ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं, पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट हो गया, अपना वो एग्जाम पकड़ ले। अगर किसी ने मास्टर्स नहीं कर रखी तो वो सीजीएल जैसा एग्जाम पकड़ सकता है जिसकी एज है, और अगर वो अभी रिसेंटली उसने ग्रेजुएशन की है तो वो बाकी एग्जाम्स है जैसे सीडीएस हो गया, ये एग्जाम्स पकड़ सकता है, एफकेट हो गया, एफकेट, ये सारे एग्जाम्स पकड़ सकता है और यहां पे अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। अगर किसी का इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंक के तो एग्जाम बार बार आते रहते हैं तो वो पकड़ ले। सिर्फ हरियाणा पे स्टिक ना रहे, क्योंकि सिर्फ हरियाणा पे स्टिक रहने से आपकी प्रिपरेशन में ही कमी आएगी। तो बेटर आप ये करें, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर इन एग्जाम्स के रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम क्लियर कर रखे हैं एंड आई वाज एसएसबी रिकमेंडेड एज वेल, तो थोड़ी सी गाइडेंस आई थिंक मैं दे सकता हूं आपको। तो आई होप ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरी है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम, लूप होल्स आपको लग रहे हैं, या ग्रुप डी प्रेफरेंस को लेके, सीटी को लेके, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।